आज हम लोग जो मलबे का कहानी कल उसका अध्ययन कर रहे थे, उसके बचे हुए अंश के बारे में या बची हुई कहानी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अमृतसर में एक मैच के दौरान पाकिस्तान के लोग वहाँ मैच देखने के बहाने से आए हुए हैं, और क्योंकि 7 साल पहले यहाँ से विभाजन के दौरान उनको यहाँ से निकाल दिया गया था, और किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, वो एक यादें, वो उनकी स्मृतियाँ उनके जहन में थी, और अपनी जगह से लगाव, उनका रुचि, उनका जुड़ाव, जिसके कारण कि वो फिर से उस चीज़ को याद कर रहे थे। तो लोग अलग अलग घूम घूम करके टोलियाँ बना बना करके अपना देख रहे थे। उन्हीं के बीच एक बूढ़े गन्नी मियाँ भी शायद अपनों की तलाश में इधर इस शहर में आते हैं और उस जगह को खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको उनके परिवारजन रहते थे। और इस विभाजन के दौरान कुछ समय पहले ही वो उनको छोड़ करके गए थे। तो ये घटना कैसे हुई, किस रूप में घटी, इसका अंदाज़ा शायद गन्नी मियाँ को नहीं था। इसलिए वह उस जगह को तलाशते हैं जहाँ उनका मकान था, परंतु उनको क्या मिलता है उस मकान में, इस कहानी में हम आगे देखते हैं। यह मलबा उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया, अर्थात मैं तो मकान अपना बना के गया था, परंतु ये मलबा अर्थात कचरे का ढेर कैसे तब्दील हो गया। मनोरी ने उनके चेहरे के बदलते हुए रंग को देखा और उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था, अर्थात आपका मकान उन्हीं दिनों जल भी गया था। गन्नी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबा में अब भी मिट्टी मिट्टी थी, जिससे दो जहाँ जहाँ टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे से एक तरफ दो जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिक पर अभी भी सफ़ेद किसी हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे के पास से देखकर गन्नी ने कहा, यह बाकी रह गया है, अर्थात मुझे देखने के लिए यही सब बचा था क्या? और उसके घुटने और जैसे जवाब दे गए हों, और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़ करके बैठ जाता है। क्षण भर बाद उसका सिर चौखट से जा सटा, उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकल आई, हाय ओए मेरे चिराग दिन, अर्थात अपनों की जो है स्मृति, अपने बीवी बच्चों की जो है याद, और वो दिन उसको वापस से याद आ जाते हैं कि काश वो लोग मुझे यहाँ मिलते। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाल ले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गन्नी के सिर से छूने से उसके रेशे झड़कर आसपास गिर गए थे। कुछ रेशे उसकी टोपी पर आ रहे थे, और उन रेशों में एक केंचुआ भी इधर उधर गन्नी के पास छुपने की कोशिश करने लग गया। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा हो गई थी, अर्थात लोगों में एक उत्सुकता थी कि शायद अब गन्नी मियाँ आ गए हैं और वापस अब वो किस रूप में उनका प्रतिकार करेंगे, किस रूप में उसका क्या लड़ाई होगी, क्या होगा अब। तो लोग जो पहले से सुरसुराहट हो रही थी वो ज़्यादा लोगों में आसपास फैल गई, और अब ज़्यादा से ज़्यादा चेह गमाइयाँ चल रही थी, आपस में वार्तालाप चल रहा था कि आज ज़रूर कुछ न कुछ होगा। चिराग दिन का बाप गन्नी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की ये सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। अर्थात लोगों को अब शायद उनके मन में ये वहम था कि गन्नी मियाँ को शायद सारी हकीकत मालूम थी, तो उनको लगता है कि सारी पोल आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था कि जैसे वह मलबा ही गन्नी को सारी कहानी कह देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, तब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, वहाँ के हिंदुओं पर ही उसका काफ़ी दबदबा था।
चिराग तो खैर मुसलमान था, इसलिए वह तो उसके सामने बोल ही क्या सकता था। वह वहाँ के हिंदुओं में ही अपनी पहल जमा रखी थी, तो मुसलमान होकर के तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने डोरी के बाहर कदम ही रखा था कि पहलवान ने उसे कमीज से कॉलर पकड़कर और उसकी अपनी ओर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया। चिराग उसका हाथ छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय मुझे कोई बचाओ। ऊपर से जुबेदा किश्वर सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई डोरी की तरफ दौड़ पड़ी। रखे के एक शर्गीदगी ने चिराग की जिद्दजाहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखे उसकी जांघ को अपने घुटनों से दबाता हुआ बोला, चीखता क्यों है बहन की, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान अर्थात मैं तुझे मार रहा हूँ। तुम यहाँ से तो ऐसे जाते नहीं हो और तुमको मैं अब मार रहा हूँ। और जब तक जुबेदा और किशोर सुल्ताना नीचे आ पहुँची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था, अर्थात वह मर चुका था। उसको रखे पहलवान ने क्या कर दिया था, मार दिया था द्वेषतावश। देखिए कि कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अनावश्यक ही परेशान कर दिया था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाज़ा बंद करके अपने आप को इस घटना की उत्तरदायित्व से क्या कर लिया था, मुक्त कर लिया था कि कल ने कोई खोजबीन होगी, कोई पूछेगा, कोई पुलिस वाला आएगा, तो सबने इस घटना को देख करके और ऐसे कर लिया कि जैसे उन्होंने इस घटना को देखा ही ना हो। बंद किवाड़ों से भी उन्हें कुछ देर तक जुबेदा किश्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाज़ सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया था, अर्थात उनको भी मार गिराया था, मगर दूसरे तवील रास्ते से, दूसरे गलत रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाहर नहर के पानी में पाई गई। अर्थात रखे पहलवान ने जब विभाजन की घटना के दौरान उनको इस घटना के बहाने से जो है यहाँ से मार गिरा दिया था। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब से कसम खाई कि वह उस आग लगाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। अर्थात वह इस मुसलमान परिवार को मार देगा और अपना घर यहाँ बसा लेगा। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मारने के बाद कि यहाँ से ये शुद्ध हो जाए, मगर आग लगाने वाले का तब से लेकर आज तक पता नहीं चल सका। अब 7.5 साल से रखे पहलवान उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है। वह न वहाँ किसी को गाय भैंस बांधने देता है और न किसी को खोमचा लगाने देता है। उस मलबे से उसकी बिना इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकते थे। इसलिए अब रखे पहलवान को वो मकान तो नहीं मिल सका, परंतु वह उस मलबे पर बैठा बैठा उसकी निगरानी करता है। लोग आशा कर रहे थे कि ये सारी कहानी ज़रूर किसी न किसी तरह गन्नी मियाँ तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गन्नी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाहों में लिए रो रहा था। बोल चिराग दिन, बोल, तू कहाँ चला गया? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय रे मेरे बच्चे, ओ गन्नी को क्यों पीछे छोड़ दिया? अर्थात गन्नी ने आप लोगों को पीछे क्यों छोड़ दिए? गन्नी मियाँ को इस बात का नहीं पता था कि ये घटना इस अंजाम तक कैसे पहुंची। वह तो बस उसी स्मृति में उन्हीं लोगों को याद करते हुए रो रहा है। और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गन्नी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा सा झाग उठाया। उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया।
मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धोखनी की सी आवाज़ निकल रही थी और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर से फैल आया था। अर्थात एक बार के लिए तो उसको भी भय हुआ कि अब तेरा क्या होगा, क्योंकि गन्नी मियाँ आ गए हैं और उसको इस बात का जब पता चलेगा कि चिराग को रखे पहलवान ने ही मारा है तो वह उसका क्या करेगा। गन्नी अपने मलबे पर बैठा था। उसके शर्गीद लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज़ में कहा। अर्थात मलबा तो हमारा है मगर वह वहाँ बैठा है, लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमयी संकेत लाकर कहा। बैठा है, बैठे रहे, तो चिलम ला। रखे की टांग थोड़ी फैल आई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया था। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। अर्थात क्योंकि लोगों ने मनोरी के साथ ही गनी मियाँ को देखा तो लोग ये लखे पहलवान के आदमियों को शायद ये लगा कि शायद मनोरी ने उसको ये सब कुछ बताया होगा, परंतु मनोरी ऐसा नहीं करता है। वह तो सिर्फ उस कचरे की ढेर के पास ले जाके उसको अपनी जगह का एहसास कराते हैं। कुएं पर पीपल की कई पत्तियां बिखरी हुई थी। रखा उन पत्तियों को उठा कर अपने हाथ में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दे दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और किसी से गन्ने की कोई बातचीत हुई? नहीं। ले, और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गन्नी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम की लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे पहलवान पर टिकती और आधा गन्नी की तरफ लगी रही। मनोरी गन्नी की बाहें थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गन्नी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह से बिखर कर बैठा था उससे गन्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुँचते पहुँचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गन्नी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गन्नी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गन्नी की आंखें में उसे देखकर एक चमक सी आ गई। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की चुनियाँ कुछ फैल सी गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भरा सा आवाज़ निकला, सुना गनिया। गन्नी की बाहें फिर फैलने को ही, पर पहलवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सील पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चेहें गमाइयाँ तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो ज़रूर बात खुलेगी। फिर हो सकता है कि दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गन्नी को हाथ नहीं लगा सकता। अब ये दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गन्नी का। अब तो सरकार की मिल्कियत है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक लगाने नहीं देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गन्नी को क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं, सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गन्नी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लोगों को यह आशंका थी कि शायद मनोरी ने रखे पहलवान की बात बता दी है कि शायद उसके पुत्र को रखे पहलवान ने मारा है, परंतु उस रखे पहलवान की हिम्मत के सामने किसी साधारण जन की हिम्मत कैसे हो सकती है। गन्नी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या हो गया है। भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था और आज यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की यही निशानी रह गई है आज। तो सच पूछे तो
मेरा ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर से चला आई कि मेरा मन यहाँ से जाने को नहीं करता। मैं क्या करूँ, अपने जनों के परिवारजनों के साथ बैठकर उस चीज़ को याद करूँ। पहलवान अपनी टांगे समेट ली और अंगूछा कुएं की मुंडेर पर उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी ओर बढ़ा दी। वह कस खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गन्नी किसी तरह अपने आंसू रोक कर बोला, तुम लोग उसके पास थे न? सब में भाई बहन किसी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी सी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गलों की नसों में एक तनाव सा आ गया था। उसने अंगूछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गन्नी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और ही बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, पर बाहर तो खतरा आ ही सकता था। मकान की रखवाली के लिए चारों ने जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। वह कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बनाई तो रखे के रोके भी न रुकी। अर्थात आप ये देखिए कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ विश्वास हमारा बना रहता है, पर परंतु मौका पा करके ही कुछ लोग ऐसे ही विश्वास को तोड़ देते हैं। वह उन्हीं चीज़ों को अपनी ताकत समझते हुए, उसी विश्वास का सहारा लेते हुए उन लोगों को क्या कर देते हैं? बेदखल कर देते हैं, बेसहारा कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। तो यह थी वास्तविकता की बात कि जो लोग जिनका सहारा वो समझ रहे थे, वही लोग उनके जान के क्या हो गए? बख्शीश हो गए, और उन लोगों ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। आगे की कहानी हम लोग कल देखेंगे।